सबको नमस्कार है। मास उतारो जी में आज मेरे साथ दो ऐसे व्यक्ति हैं जो शब्दों से गोली चलाते हैं, बंदूक से नहीं चलाते। और तीर भी धनाधन फेंकते हैं शब्दों के, जो लगते बहुत जोर की हैं। आपको बहुत मजा आएगा इनकी इनकी बातें सुनकर, और इनकी क्या ओपिनियंस हैं हर चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साकेत जी, नमस्कार निशीत। नमस्कार पायल जी। इन दोनों की इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे ये काफी लोगों पे काफी भारी पड़ रहे हैं, तो इनको सब जानते हैं। तो मैं साकिब जी आपसे पूछना चाहूंगी ये सवाल। ये मैंने बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जो आजकल जर्नलिस्ट हैं, ये इनके बारे में जनरली ये आजकल सब बोलते हैं कि जैसे मीडिया बिकी हुई है, प्रेस्टिट्यूट बुलाते हैं। ये नाम तो जनरल वीके सिंह ने दिया था उनको, प्रेस्टिट्यूट ये करके। तो आप क्या बताओ, आप बताएं मुझे कि क्या मीडिया इज गॉन टू द डॉग्स और इज गोइंग टू द डॉग्स, की मतलब रास्ते में है अभी गो टू द डॉग्स? क्या है मीडिया की प्रॉब्लम, क्या है मीडिया की? प्रॉब्लम तो मीडिया की वही है जो सभी की समस्या है, अपना स्वार्थ है। और हम लोग एक्चुअली हम इसको बहुत ऊंचा करके देखते हैं। जो जिस तरह से हम जो एक हमारी अपब्रिंगिंग रही है और जो एक नैरेटिव बेसिकली है, और जो बनाया गया है, जो कहा भी गया है कि लोकतंत्र के जो चार स्तंभ अगर हम कहें तो उसमें से हम एक मीडिया को गिनते हैं। तो चूंकि हम मीडिया को उस चार स्तंभ से गिरते हैं में से गिनते हैं, तो उसके कारण हमारी अपेक्षाएं मीडिया से बढ़ जाती हैं। और अभी धीरे धीरे खासकर ये हुआ है, क्योंकि पहले के समय अगर आप देखें, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु वगैरह थे, उनके समय जो पत्रकारिता होती थी, तो वो बड़े मैं कहता हूँ बड़ी ईमानदारी से होती थी और बड़े अंदर घुस के होती थी पत्रकारिता। और उसमें अगर आप देखें तो जितने भी पत्रकार होते थे, वो भाषा के स्तर पे बहुत मजबूत होते थे, वो भावना के स्तर पे बड़े मजबूत होते थे, और उनमें ईमानदारी बहुत ज्यादा होती थी। रेणु ने जैसे कोसी के कहर पे लिखा, तो उसमें वो राजनीति नहीं है और उन्होंने किसी भी दल को नहीं छोड़ा। और रेणु ने जैसे एक उनका इंटरव्यू था जिसमें रेणु वाज वेरी मच अ काइंड ऑफ कम्युनिस्ट। और अंत में उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें रेणु ने खुद को ही कहा, यार कैसे बोतल हो तुम कि ऐसी विचारधारा को तुमने विश्वास कर लिया। तो उनको खुद जो वो चीज थी वो उन्होंने पब्लिक में कही, कि जब उनको समझ में आया कि ये सब मिथ्या है, जो ये बातें करते हैं, कि वो जो अकबर इलाहाबादी का जो शेर था कि रंज क्या कहते हैं, शाम को करते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज साहब को बहुत है मगर आराम के साथ। तो वो वाली जो स्थिति है वो धीरे धीरे उनको भी समझ में आई कि ये सोशलिज्म जो है वो शैंपेन सोशलिज्म क्या है। और वो बेचारे खुद वहां पे गांव में मतलब जहाँ बाढ़ होती थी वहां नाव में बेचारे चल रहे थे। और तब उनको दिखा कि जैसे बंदर बाट होती है, कि जो पैसा आता है बाढ़ में लोगों की मदद के लिए, वो किस तरह से इधर उधर मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है। तो उनको वो सब चीजें समझ में आई। और वो रेणु की आप लेखन भी अगर देखें तो उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, उनकी भाषा इतनी अच्छे स्तर की थी। वो चीज जो है धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब ये टीवी, अगर हम कहें टीवी जर्नलिज्म जब बढ़ा, तो आप देखें उस समय के जो भी जनता थी वो सारे बाबर लोग थे। उनका कोई ऐसा राइटिंग हिस्ट्री नहीं था, देवर नॉट लिटरेरी जीनियस। वो स्वाति चतुर्वेदी की मैंने किताब देखी, बड़ी प्रमोट हुई थी, आई एम ए ट्रोल और समथिंग। वो किताब का स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, उसका सिर पैर नहीं समझ में आएगा, ना उसकी कोई लैंग्वेज समझ में आएगी। और लैंग्वेज पे इनका कितना हाथ तंग है वो इसी से समझ में आता है। इनकी अगर आप देखें तो गाली गलौज की भाषा में ये लोग बात करते हैं। स्वाति चतुर्वेदी के जो ट्वीट्स उस समय आते थे, वो सबको गाली ही देती रहती थी। तो ये भाषा, गाली क्या होती है? अपशब्द आप कब बोलते हो? जब आपकी वोकेबुलरी समाप्त हो जाती है, वहां से आपके अपशब्द शुरू होते हैं। जब आपके पास शब्द नहीं है तो आप अपशब्द पे उतरते हैं। तो ये चीज जो थी, इस कैलिबर के लोग जो थे पत्रकारिता में उतरे। आज ही अनंत विजय ने एक कोई केस कोट किया है कि उन्होंने किसी पत्रकार से पूछा कि भाई आपको राज्यसभा और लोकसभा का अंतर पता है? तो उसने कहा कि राज्यसभा में जो है केंद्र में लोग होते हैं, तो और लोकसभा में राज्य के लोग रहते हैं। तो इस स्तर की उनकी समझदारी है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो हमने जो पुरानी एक्सपेक्टेशंस जो बांधी थी, पहले जो पत्रकार भी होते थे वो लेखक भी होते थे, उनमें भावनात्मक पक्ष भी होता था। तो आज जो है वो इसमें जो है उनको देश, क्योंकि उनको टीवी पे दिखाना था, तो उनको ऐसे चेहरे चाहिए थे जो सुंदर लगे, चाहे उनके पास भाषाई दम हो, चाहे उनके पास भावनात्मक संवेदनशीलता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो उस समय जो परिस्थिति ऐसी हुई ना कि
एक तो जो टीवी जर्नलिज्म जो शुरू हुआ उसमें लाइसेंस वाला जो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हुआ था, तो उसमें जब भास्कर घोष और इस समय का जो पीरियड था जब प्राइवेट टेलीविजन जब शुरू हुआ, इस पे वीर संघवी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है कि किस तरह के उसमें कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते थे कि फुटेज वो दूरदर्शन से उठाते थे और इधर यहाँ पे डालते थे, और बाकी जो उसके इर्द गिर्द जो कथा बुनी जाती थी वो इनकी बुनी जाती थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो जितने भी आईएएस और जो बेसिकली जो अभिजात वर्ग था उनके बच्चे थे, उनको चाहिए था कि गुड लुकिंग पीपल एंड हु आर सोफिस्टिकेटेड, हु लुक सोफिस्टिकेटेड ऑन टेलीविजन। तो वो पहले के आप देखें तो जो पुराने दूरदर्शन के समय के जो उद्घोषिकाएं थी, अभी भी आप देखें उनको देख के आप उनका अगर टेप भी रन करें उसमें वो राजनीति में घुलते नहीं थे। आज जैसे आप अंजना ओम कश्यप को देखें और उसको पहले के जो उद्घोषिकाएं होती थी उनसे अगर आप कंपेयर करें, वो एक आपको समाचार देते थे, वो समाचार का हिस्सा खुद नहीं बनते थे। आज के जो एंकर हैं वो समाचार आप का अंजना कश्यप के पीछे काफी काफी पड़े रहते हैं, देखे नहीं, वो आप बहुत उनकी ही काफी खिंचाई करते रहते हैं। बहुत ही पार्शियल उसकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी। और दूसरी चीज ये है कि आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी भी और हो सकती है, किंतु ये मानना और ये कहना कि देश में अगर अराजकता हो रही है आप उसके समर्थन में खड़े हुए एक पत्रकार होने के नाते, और आप उस चीज के पक्ष में, अभी जैसे आंदोलन समाप्त हुए, लोग वापस जा रहे हैं, अब उनसे आप पूछोगे आप क्या लेके जा रहे हैं, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं लेके जा रहे, ना उनको एमएसपी मिला, ना उनको, मतलब एसेंशियली अगर आप देखें तो वो कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। जो कानून बने थे जो किसानों की भलाई के लिए बने, तो वो कानून आपने कैंसिल कर दिया, आपने खारिज कर दिया। पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लगा हुआ था वो अभी भी लगा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग इस तरह से उछल उछल के कह रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता तो देखती है ना, तो जनता का तो विश्वास उठता ही है। जनता को जब आप, मतलब इतनी मूर्ख जनता नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता को अवेयरनेस है। वो पहले का समय नहीं है कि वो मुझे ध्यान है, हम, मेरी माता जी थी और इंदिरा गांधी आई थी कानपुर, तो वो एयरफोर्स स्टेशन आई थी तो मम्मी मेरे को पकड़ के ले गई थी कि इंदिरा जी आ रही है, चलो हम देखेंगे और हम हाथ हिलाएंगे। अब वो जमींदारी अब बची नहीं है, अब सबको सब कुछ में दखल है, सबके पास सब कुछ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो आप जब कहते हैं कि सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, किसान कानून आएगा तो जमीन चली जाएगी, तो वो सब चीजें लोगों को दिखती हैं। तो उसके कारण निशित आपका क्या क्या विचार है जर्नलिस्ट जो आजकल मैं जो मीडिया अधिकांशतः साकेत भाई की बात से सहमत हूं, उसमें एक दो चीजें और जोड़ूंगा। भाषा, भावना होना, ये सब ये उसका ब्यूटिफिकेशन है। मूलतः अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी का एहसास होना आपको कि यू आर सपोज टू कैप्चर एन इंसिडेंट एंड नरेट इट ऑनेस्टली टू योर ऑडियंस। इस चीज का बोध होना पहली चीज। और अगर आप उसमें कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो आपकी वो हैसियत होना कि आप उस विषय को समझते हो। ये दोनों चीजें खत्म हो गई हैं। और अधिकांशतः ये इसलिए खत्म हुई कि जब से टेलीविजन चैनल आया तो न्यूज रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से 15 साल पहले तक होती थी। जब कुछ घटनाक्रम होता था तो आपको दिखाया जाता था ये हुआ। अभी जैसे इस ट्रैजिक इंसिडेंट को हम ले लें, कुन्नूर वाले को, तो इसमें आपको न्यूज तो शायद 5% 10% रिपोर्ट हुई कि यहां से उड़ा, इतने बजे उड़ा, ऐसा हादसा हुआ वगैरह वगैरह। दैट वुड हैव बीन न्यूज। यू हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिटोरियल कमेंट्स, स्पेक्यूलेशंस, अपने खुद के सजेशंस। और जब आप ये करते हो तो आपके पास वो परिपक्वता नहीं है कि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने इसी फोरम पे आप लोगों को पहले भी बोला था कि अधिकांशतः जो जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में हैं उनका स्तर ये है नहीं कि वो जीके के लेवल पे भी चीजों को जानते हों। उनको इंटरप्रेट करना और उस पर अपनी एक्सपर्ट कमेंट रखना तो बहुत दूर की बात है। आप 100 तरीके की चीजें कवर कर रहे हो। अगर आप फॉरेन अफेयर्स कवर करते हो तो आपको फॉरेन अफेयर्स है क्या, उसके डायनेमिक्स क्या है, ये समझ में तो आना चाहिए। कि आप अपने जो, आप तो बोल देते हो कि भाई सरदार जी हमको प्लेन में ले आते थे, मोदी जी ने बंद कर दिया। दिस इज द ब्लडी लेवल ऑफ योर डिस्कशन। या उनकी उसमें तो खाना पीना दारू मिलती थी, अब नहीं मिलती है, अब ले भी नहीं आते, टिकट भी घाटे वाली की मीडिया कंपनी अपनी जेब से उठा रही है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल हु रिपोर्ट ऑन मिलिट्री
have very little understanding of military. If you see, there are some journalists when they talk of the armed forces, उसमें कुछ दम होता है क्योंकि उन्होंने अपना ऑलमोस्ट जीवन लगाया है उस सब्जेक्ट को कवर करने में. लेकिन बाकी जो बाहर वाले उठ के, उनको तो रैंक भी नहीं पता होती यार, किसके बाद कौन आता है और उसकी क्या ड्यूटीज होती है, उसकी अथॉरिटी क्या होती है, मिलिट्री कैसे फंक्शन करती है. बट दे फील दे आर एम्पावर्ड टू से एनीथिंग बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द कैमरा. और 24/7 जर्नलिज्म को चाहिए कि कुछ चलता रहे, तो जब कुछ नहीं होता है तो कुछ भी चला जाता है. So I stopped reading newspapers precisely 10 years back. 10 साल से मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया था और कुछ सालों से टीवी भी देखना बंद कर दिया बिकॉज इट इज बैड फॉर माई हेल्थ. एजेंडा बेस्ड लगता है मीडिया, मेंटल ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो. इतना शोर शराबा वो सब देख के, और अगर मुझे 4 अनजान लोगों के एडिटोरियल कमेंट सुनने हो, कि उनके व्यूज सुनने हो, न्यूज नहीं सुननी हो, तो आई वुड बी मच मोर डिसर्निंग. आई विल चूज मुझे किसके सुनने हैं यार. तुम किसी को भी गधे को लाके बिठा दोगे चैनल पे और हम सुनेंगे क्योंकि भाई हमने सब्सक्रिप्शन लिया है टाटा स्काई का, तो ये हमारी मजबूरी नहीं है. आई डोंट वांट टू बी अ गिनी पिग फॉर देयर गेम्स. नो. क्वेश्चन है कि जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, ये जो एक जर्नलिस्ट है जो दिन में आई थिंक 5 बारी कोई ना कोई टिप्पणी लेते हैं तकैती से. आप समझ रहे होंगे कौन से जर्नलिस्ट है. बोल के बोलो ना. हाँ, अंजुम जी करके कुछ हैं, तो वो ना बार बार जाते रहते हैं तकैती के पास. अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो वापस ले रहे हैं. मतलब वो इतने घबराए हुए हैं कि वो 5 बारी उनकी कोई ना कोई स्निपेट दिखाते रहते हैं कि अब तकैत से वो ये कुछ. वो क्यों इतना घबराए हुए हैं ये जर्नलिस्ट? तो वो जर्नलिस्ट का है, वो जर्नलिस्ट थोड़ी है. वो टिकैत के एडीसी है भाई, आपको पता नहीं है. वो वहीं रहते हैं आउट हाउस में. अरे आप झुंझलाए लग रहे हैं ना, जैसे कि फार्मर्स वापस क्या जा रहे हैं, इनका अपना कोई पर्सनल नुकसान हो गया. पायल जी, अभी आपने शायद देखा होगा, लोगों ने बड़ी उनकी बधाई भी की. उनका कुछ चैनल कुछ 2.5 मिलियन और समथिंग यूट्यूब पे कर गया. और दूसरी चीज ये कि ये सब में पैसा लगता है, उनके पास क्रू है. आप ये इंटरव्यू करते हैं, आप अपने उस पे करते हैं, बच्चों से आप एडिट करवाते हैं, उनके पास अपना क्रू है जिसको वो तनख्वाह देते हैं, जिसको वो पैसे देते हैं. ठीक है. अब जहाँ पे प्रोटेस्ट में, अभी कल परसों मेरे को किसी ने ट्वीट किया था कि भाई अब उन किसानों को सामने आना चाहिए जिनको समझ में आ रहा है कि हमको कुछ नहीं मिला, अब उनको बैठ जाना चाहिए. तो मैंने कहा वो बैठ तो जाएंगे, उनके साथ 2 समस्या है. एक तो उनको खेती भी करनी है, और दूसरी समस्या ये कि उनको फंड कौन करेगा. अभी जो ये सब जो अब वो एक ट्वीट करके रिहाना जो गायब हो गई, उसको क्या बिना पैसे के उसने ट्वीट किया. आज जो मार्टिना नवरातिलोवा जो हर तीसरे दिन वो लगता है कि उसकी फूफी बन गई है राणा आयोग की, वो कितना उसने राणा आयोग को पढ़ा है. तो ये सब पैसा तो है ना, तो वो पैसा मीडिया कवरेज के लिए भी मिलता है ना. तो वो उनको तो भाई अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो पैसा देना बंद कर देंगे वो लोग. वो तो मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, ये तो पैसे की बात है इसमें. तो ये मतलब व्यवसायिक वो है, उनका इंटरेस्ट है, उसको उनको दिक्कत होगी. ये क्या नाम है, वो अपने अंजना ओम कश्यप भी बड़ी अपसेट है. वो तो भाई शिक्षा नीति से लेकर रक्षा नीति सब पे वो बुला के पूछ लेती थी टिकैत जी से. वो टिकैत जी से वो बेचारी पूछ भी नहीं पा रही है कि भाई उनको एक तो ये जो किसान मंच ने भी साइड कर दिया, वो 5 लोगों में वो है नहीं टिकैत. तो अब वो उसके बड़ी दिक्कत हो गई. नहीं तो वो पूछती कि वो जो थिएटर कमांड बन रहा है अब उसका क्या होगा. टिकैत जी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे वो हम चीनियों का कैसे बक्कल काटेंगे. तो उनके किसान आंदोलन नहीं बक्कल तार दिए ना उनके. वो इतने झुंझलाए लग रहे हैं ना, जैसे कि जैसे पूरा कुछ उनके ऊपर कोई पहाड़ हो गया, गिर गया है कि वो ये किसान आंदोलन खत्म हो रहा है और लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं.